हाय स्टूडेंट्स, आरजे बाउंड मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो छोटा सा बेसिक था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th का वीडियो है ये, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो इसमें ट्राइंगल है वो कैसा बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस टाइप का बनेगा ये, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हमें, ठीक है। अब देखिए, a contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she want to have a step slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब दोनों ही केस में जो आपके पास जो स्लाइड है उसकी हाइट क्या रहने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमारी जो स्लाइड्स होती है वो कुछ इस शेप की होती है। मतलब ये तो क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर आप फिसलते हो, मतलब फिसल पट्टी की बात कर रहा है क्वेश्चन वाला। किसकी बात कर रहा है? फिसल पट्टी की। तो ये वाला जो हो जाएगा ये तो फिसलने वाला पार्ट हो गया, और यहाँ से वो चढ़ने वाली जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो लगा दी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से कम के एज के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड मतलब फिसल पट्टी बनाता है, और एक बड़े बच्चों के लिए बनाता है। तो वो अलग अलग टाइप की फिसल पट्टी बनाता है। तो उसमें फिसल पट्टी का मतलब जानते हो ना, जो स्लाइड है वो, ये ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना हुआ है इसका? 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। और हाइट कितनी दे रखी है उसकी? 1.5 मीटर, हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये दे दिया 1.5 मीटर। ओके, हमेशा ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनना है इस एक्सरसाइज में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए 1.5 आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या यहाँ पर दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब ये फाइंड करना है। तो थीटा की सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर तो कितना आ गया यहाँ पर, या इसका नेम दे देते हैं हम ए बी सी। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें बी सी इज इक्वल तो हो गया 1.5 मीटर, हाइट हो गई, और थीटा हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस केस में मतलब आपको जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस केस से मतलब इस ट्रिक से हमें पहले ही बताया गया था फाइंड और गिवन करना। मतलब जो फाइंड और गिवन है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो फाइंड क्या है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, और वो जो गिवन है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन मिल जाता है?
ये साइन मिल जाता है। जो पहला होता है ये किसका होता है, साइन का होता है, तो ये साइन आ गया। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कर्ण, कर्ण बटे सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर लंब, लंब बटे कर्ण, ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब हमारे पास पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल, परपेंडिकुलर आ गया BC अपॉन फाइंड करना है हमें AC। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल, BC हमारे पास 1.5 अपॉन AC पता नहीं है, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर AC इज इक्वल, AC को इससे मल्टीप्लाई किया या 1 को AC से AC इज इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 1.5। तो AC की वैल्यू आ गई यहाँ पर, AC इज इक्वल निकल के आया यहाँ पर 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड, hence length of the slide is 3 मीटर। मतलब जो ये किसके लिए आ गया, जो बिलो 5 ईयर है, मतलब 5 ईयर से कम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्लाइड इस लेंथ की बनेगी। मतलब उसकी स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अब जो नेक्स्ट है इसमें जो बड़े हैं, एल्डर चिल्ड्रन, सी वांट टू हैव, वो चाहता है कि हैव ए स्टेप स्लाइड, उनके लिए जो स्टेप स्लाइड है वो बनाना चाहता है, ठीक है ना। एट हाइट, उसकी हाइट होगी 3 मीटर ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल होना चाहिए उसका, 60 डिग्री, इस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए एक और इसमें ट्राइंगल बनाते हैं हम, ये, ठीक है ना। अब की बार कुछ बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट क्या होगी, 3 मीटर होगी। हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी, और मतलब ये हाइट हो गई 3 मीटर, और इंक्लाइन एंगल होगा वो 60, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसका PQR नेम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड केस है, केस सेकंड, जो फर्स्ट केस था वो कंप्लीट हो गया है, ये है हमारे पास सेकंड केस। ओके, तो सेकंड केस क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, क्या क्या है इसमें आपके पास में, QR इज इक्वल है 3 मीटर एंड थीटा इज इक्वल आ गया 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, इस प्रकार से ये वैल्यू। तो यहाँ पर फिर से क्या लग जाएगा, वही साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, और परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो कौन आ जाएगा, QR आ जाएगा। तो ये आ गया QR डिवाइड बाई हाइपोटेनस आ जाएगा PR। ओके, अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल, QR हमारे पास QR कितना है, 3 है, और PR की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, √3 पी आर इज इक्वल, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया पी आर इज इक्वल 6 डिवाइड बाई √3, 6 डिवाइड बाई √3। अब क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। फ्रॉम रेशनलाइज, रेशनलाइज का मतलब होता है परिमेयकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। क्या कर देंगे हम, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा पी आर इज इक्वल 6/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3। तो ऊपर तो हो जाएगा पी आर इज इक्वल 6√3 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये इसको कट कर देगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो आ जाएगा 2√3। कितना आंसर आ जाएगा, 2√3। मतलब स्लाइड जो होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 2√3 होगी। ओके, इस प्रकार से जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2√3 होगी। आप यहाँ पर √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यदि हम √3 की वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं, 1.732 पुट कर सकते हैं। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 4, 6 और ये 14 और ये 2, 1, 3। तो ये हो जाएगी ये 3.46, इतनी क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आंसर भी इसका हो सकता है, अगर मान लो आप पॉइंट में वैल्यू लेते हो। बट आपकी आंसर की में कितना आंसर है, 2√3 मीटर। ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज। तो क्या है इसमें कि आपके पास क्या एक पॉइंट है, क्या एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से एक यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ क्या है, पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, और आपके पास में क्या है, टावर है। सपोज दैट ये टावर है, ये क्या है, टावर है। और इसको हमेशा कैसा लेना है आपको, परपेंडिकुलर लेना है। कैसा लेना है, परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब जब हम किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर देखते हैं ऐसे, तो कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन। और ऊपर से नीचे देखते हैं तब डिप्रेशन एंगल बनता है। और ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया ग्राउंड आ गया। ये क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और इस पॉइंट के साथ ये इसके साथ कितना इंक्लाइंड है वो भी दे रखा है, 30 डिग्री। ओके। और क्या बोल रखा है ये, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर ये है, इसका फुट यहीं पर है। ठीक है ना। इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। इससे एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप डायग्राम बना पाते हो तो ऐसा मान लेना कि आधा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा। ऐसा मान लेना कि आधा क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाएगा। इसका नेम क्या दे देंगे, ए, बी और सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। और थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस सर बच गई वो बेस, मतलब बेस गिवन है। और फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब परपेंडिकुलर, बीसी फाइंड करवा रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में चलते हैं, रिलेशन देखते हैं क्या रिलेशन आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या गिवन है इसमें,
ए बी गिवन है 30 मीटर और थीटा गिवन है हमें 30 डिग्री, ये दोनों में गिवन है। और फाइंड क्या करना है हमें, वो भी राइट कर लेता हूँ। मुझे बी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी सी फाइंड करना है। अब बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और ये क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखेंगे तो क्या निकल के आता है? 10 निकल के आता है। आप उस फॉर्मूले से जो आपको बताया है, आप उसको अगर मान लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हमेशा लगाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कि क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखेंगे तो 10, तो 10 थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? 10 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बी सी, और डिवाइड बाई बेस है ए बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है, बी सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। बी सी तो फाइंड करना है, और ए बी कितना है? 30। क्या कर लेंगे इसको? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इससे हुआ तो क्या हो गया? बी सी √3 इज इक्वल आ जाएगा 30। तो मुझे चाहिए बी सी की वैल्यू, तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई √3। अब क्या कर देंगे? रेशनलाइज फ्रॉम रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल 30 डिवाइड बाई √3 इंटू 30 √3 अपॉन √3। उसी के से क्या कर दिया हमने? √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया। तो बी सी इज इक्वल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 30 √3 डिवाइड बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, मतलब √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 3 से ये कट हो गया 10 टाइम। तो बी सी इज इक्वल आ गया यहाँ पर 10 √3 मीटर। क्या आ गया? 10 √3 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई? हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो राइट कर सकते हैं यहाँ पर, हैंस हाइट ऑफ टावर इज कितनी आ जाएगी? 10 √3 मीटर। यही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सपोज दैट ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड से कितना? 60 मीटर हाइट पर। इस ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर क्या आ रहा है? एक पतंग उड़ रहा है। सपोज दैट ये काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। ये पतंग उड़ रहा है कितनी हाइट पर? 60 मीटर हाइट पर। ये हमारा ग्राउंड और भी बड़ा है, मतलब ये चल रहा है। मैंने इतना सा बनाया है जिसको यूज करूंगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब टेम्परेरी क्या कर दिया गया है? पॉइंट से। सपोज दैट ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये पॉइंट है, इसको टेम्परेरी क्या कर दिया गया? यहाँ पर क्या चल रहा है? पतंग उड़ रहा है। पतंग ऐसा ही कुछ होता है, ये उड़ रहा है, ठीक है। ये पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, तो इसको टेम्परेरी इसको अटैच्ड कर दिया गया। तो अटैच्ड करेंगे तो क्या होगा? ऐसे कुछ बन जाएगा। ये इसको अटैच्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब जो धागा होता है, जो डोर होती है ना, जिससे पतंग उड़ाते हैं अपन, ठीक है ना, जिसको मांझा वगैरह बोलते हैं, मांझा कह सकते हो, डोर। द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब कितने डिग्री के साथ इंक्लाइन है वो? 60 डिग्री एंगल के साथ
इंक्लाइंड है, ठीक है, ये इंक्लाइन एंगल है। अब क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको अज्यूम करना है कि उसमें कोई स्लैक नहीं है। जैसे हम नॉर्मली हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या आ जाता है, ऐसे स्लैक आ जाता है, मतलब उसमें जो ढील है ऐसे आ जाती है, एक झोल सा हो जाता है, मतलब ठीक है ना। बट ये बिल्कुल टाइटली है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ने भी बोला है। तो ये फाइंड करनी है। और हाइट कितनी दे रखी है उसकी, 60 मीटर, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है और यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड को तो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में अगर मान लो हम बात करें इससे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या निकलेगा, साइन निकलेगा ना। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इन्हें इसका नेम भी दे सकते हैं हम, ए बी और ये हो जाएगा सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल, या ट्राइंगल आप सिंबल बना लीजिए यहाँ पर, ट्राइंगल ए है, ए बी सी। और इसमें क्या क्या गिवन है आपको, थीटा गिवन है 60 डिग्री, और क्या गिवन है थीटा के साथ, एक बी सी गिवन है, कितना 60 मीटर। ओके, हमें बी सी गिवन है और एक थीटा गिवन है, और हमें जो फाइंड करना है उसमें रिलेशन देखना है। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस, मतलब ए सी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें वो निकल के आता है, इसका जो रेशियो है वो क्या है, साइन थीटा। दोनों का जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। अभी इसमें क्या कर देंगे हम, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है बी सी, अपॉन ये हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करने का टाइम है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल बी सी गिवन है क्वेश्चन में कितना है 60, डिवाइड बाई ए सी एज इट इज, ए सी तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी √3 इज इक्वल आ जाएगा 60 × 2, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो ए सी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 60, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 120 डिवाइड बाई √3। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, रेशनलाइज, क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो ये इधर राइट कर देता हूँ मैं, फ्रॉम रेशनलाइज। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल आ जाएगा 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3। रेशनलाइज कब करते हैं, जब अपॉन में रूट वाला नंबर आ जाता है तब। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9 की वैल्यू 3 होती है। तो आप क्या कर सकते हो, सेम नंबर आ जाए तो उसका रूट हटा दीजिए, एज इट इज आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 40 टाइम, कितने टाइम हो जाएगा 40 टाइम। तो हमारे पास जो ए सी है वो कितने निकल के आ गया, ए सी इज इक्वल आ गया हमारे पास 40√3 मीटर, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 40√3 मीटर। यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज द स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चलेंगे, और ये क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, और इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या है, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, देखो सम डिस्टेंस, और इसकी हाइट कितनी दे दी इसने, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते चलेंगे। ये टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो ये वाली वैल्यू है पूरी इसकी है, ये पूरी कितनी आ गई, ये आ गई है 30, कितनी आ गई 30 मीटर, ये पूरी आ गई इसकी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 30। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब इसकी आइज कहाँ होंगी, यहाँ पर होंगी, इसके साथ इसका जो एंगल है, इसका जो टॉप है बिल्डिंग का, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखिए क्वेश्चन वाले ने कहा। तो अब जो एंगल बनेगा ना वो इसकी आइज के साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा, आइज के साथ। बट ये क्या बनेगी, एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, ये इमेजिनरी लाइन बनेगी। अब ये इमेजिनरी लाइन क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा जो सरफेस होता है, ये सरफेस है ना, इसके पैरेलल ये लाइन होती है, ठीक है ना, तो इसी के पैरेलल लाइन ये क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और ये कितना है 30 डिग्री। और वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब वो किसकी तरफ चल के जाता है, बिल्डिंग की तरफ। और मान लो यहाँ पहुँच गया तो हाइट तो उतनी रहनी है इसकी 1.5, या इतनी दूर पहुँचने में घिस थोड़ा ना जाएगा, हाइट उतनी रहेगी, कभी नहीं घिसेगा, ठीक है ना। और इसका जो इंक्लाइंड एंगल होगा, मतलब ये फिर बिल्डिंग की तरफ देखता है, वहाँ आकर सपोज दैट यहाँ आ गया और ये बिल्डिंग की तरफ देखता है, तो इसका जो इंक्लाइंड एंगल है वो कितना हो गया 60। एक चीज़ नोट कर लेना, जैसे जैसे हम इस 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो जाए कि हम थीटा यहाँ पर कौन सा ज़्यादा लें, तो ध्यान रखना इसे परपेंडिकुलर से जितनी दूरी पर होगा ना, कोई भी जितनी डिस्टेंस होगी उतना ही एंगल छोटा बनेगा। अगर मान लो यहाँ होगा ना कोई पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो क्या होगा, एक मिनट, ये कोई पॉइंट होगा, कभी कभार ये वर्क भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। ये पॉइंट है, यहाँ से अगर मान लो इसके साथ ये एंगल बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे एंगल बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ये लाइन सीधी नहीं गई, ठीक है ना, इसको भी यहाँ से सीधा अगर मान लो एंगल बनाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ से कोई एंगल बनाएंगे मान लो ऐसे, ये सीधी लाइन क्यों नहीं जा रही, ऐसे, तो क्या होगा, ये इससे भी छोटा होगा, मतलब 30 से भी छोटा होगा, ठीक है ना। जितनी परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही एंगल क्या होगा, छोटा होगा, ये ध्यान रखना आपको, ओके। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन की जो सजावट थी वो हमने मोस्टली कर ली है। ये कितना है, ये हमारे पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 ही होगा ना। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है हमें, ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टू
टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो कितनी दूरी चल के गया, तो ये डिस्टेंस चल के गया है, ये क्या चल के गया है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस चल के जा रहा है, इसका मतलब कि इस बड़े वाले ट्राइंगल में, अब बड़े वाला ट्राइंगल हमें तो फॉर्मूला तो आता है, यानी कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल तो यहाँ बन रहा है, मतलब हम यूज भी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करेंगे। तो समस्या हो गई, फिर तो हमें यही चाहिए होगा ना। तो ये कितना होगा, ये टोटल तो 30 है, उसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। मतलब हम क्वेश्चन में कितना यूज करेंगे, ओनली 28.5 ही यूज करेंगे, और मोस्टली बच्चे इसमें कितना यूज कर लेते हैं 30, और क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं यहाँ पर, रॉन्ग हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ये जो नीचे वाली जो लेंथ है ये सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेम वगैरह दे देते हैं, इसका जो भी है यहीं दे देते हैं। देखिए ये है ए, इसको दे देते हैं बी पॉइंट, इसको दे देते हैं सी, और इसको दे देते हैं डी। अब नीचे वालों को भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बट मेरे राइट एंगल ट्राइंगल यही काम में आ रहे हैं तो मैंने इसको ही चलो दे दो, इसका भी नेम कभी ना कभी काम में आ ही जाएगा। इसका डी, इसका ई दे देते हैं, इसका एफ दे देते हैं, और इसका डी दे देते हैं। मतलब हमें डी एफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी एफ फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ई डी गिवन है, क्या गिवन है, ई डी इक्वल कितना है 30 मीटर है, यही गिवन है ना, और थीटा गिवन है आपके पास। अब यहाँ पर थीटा 2 हैं तो इनको बाद में लेंगे, ठीक है ना, एक साथ ले लेंगे। तो देखिए ई डी इक्वल ये है, तो ई डी किन किन से मिलकर बना हुआ है, ई डी मिलकर बना हुआ है ई सी और सी डी से, दोनों को, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये राइट कर दूंगा ई सी प्लस सी डी इज इक्वल 30 मीटर। तो इसी की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस सी डी पता नहीं है हमें, तो ये सी डी इज इक्वल निकल के आ जाएगा यहाँ से 30 माइनस 1.5 मीटर, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 28.5 मीटर। ओके, इस प्रकार से हमने सी डी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ले लेते हैं हम ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये ले लेते हैं पहले छोटे वाला। अब इसमें जो कॉमन साइड है ना उसको लेके चलेंगे हम दोनों बार में। मतलब मैं क्या करूँगा, इस पूरी लेंथ फाइंड कर लूँगा इस बड़े वाले ट्राइंगल से, और उसमें ये छोटे वाली साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगी। यही पूरा इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने का मेरा प्रोसेस रहेगा, और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ बी सी डी। थीटा इज इक्वल कितना है इसमें 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल है 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये थीटा की वैल्यू है। तो क्या लग जाएगा परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर में, तो 10 लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब बटे आधार हिंदी में, ठीक है ना, ये हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 28.5 डिवाइड बाई कौन है BC। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या होती है इसकी वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई BC। अब BC की वैल्यू फाइंड करूँगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किससे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, ये BC इज इक्वल आ जाएगा, BC को यहाँ भेज दिया, मतलब इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो इज इक्वल आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो गए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल 28.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में फिर से आ जाएगा ऐसे। या फिर BC को यहाँ भेज दो और √3 को यहाँ लेके आ जाओ, तो हमें BC तो चाहिए थी तो BC मिल गई, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम ट्राइंगल यूज़ करते हैं एक और दूसरे वाला,
अब की बार कौन सा यूज़ करेंगे, ये बड़े वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये बड़े वाला, ये पूरा, मतलब नेम राइट करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, थीटा इज इक्वल कितना है इसमें 30 डिग्री, और लगना क्या है वही tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही तो होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे बस, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर वही सी डी, बट बेस चेंज हो गया। आपकी बार बेस कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा ए सी, वैल्यू पुट कर दो, इसकी होती है 1/√3। आपको वो टेबल याद कर लेनी है 8.2 वाली, ठीक है ना। तो सी डी की वैल्यू तब आप वैल्यू पुट कर पाओगे, ये 10, 30, 10, 60 जो भी वैल्यू आएंगी। और ये सी डी की वैल्यू कितनी है 28.5 डिवाइड बाई ए सी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए सी इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये ए सी, मतलब वज्र गुणा, हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा, और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28.5√3। इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन सेकंड नहीं देना तो भी काम चल जाएगा। देखो कैसे, हम यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी से निकाल लेते हैं, जो ए सी है वो किन किन से मिलकर बनी हुई है, तो ए सी के वैल्यू राइट कर सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये ए बी हो गई और ये हो गई बी सी, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, इज इक्वल हो गया ये 28.5√3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए ना, तो ए बी तो रख लेता हूँ, और बी सी की वैल्यू देखो यहाँ रही, ये 28.5 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 28.5√3 आ जाएगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से आ गया। ये कहाँ से आ गया, ये पहली इक्वेशन से। बस इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। हम हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी को अकेला कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए बी इज इक्वल एलसीएम कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 28.5 इंटू 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते 3 हो जाएगा, ये एज इट इज, माइनस ये हो जाएगा 28.5। इन दोनों में कॉमन क्या है 28.5 कॉमन है ना, तो ए बी केवल कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर। अब 28.5 कैसे भी कर सकता है, कुछ एक बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वैसे कुछ भी करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 1, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला जो प्रोसेस है ना वो बहुत कम हो गया वैसा नहीं करने से, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये 28.5 और 3 माइनस क्या हो गया इंटू 2 अपॉन क्या आ गया 3 आ गया, अपॉन क्या आ गया 3। तो यहाँ राइट कर दूँ इसको, चलो नीचे राइट कर देते, क्या यहाँ राइट करेंगे, तो देखिए अब क्या आता है यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल 28.5 मतलब 28.5, मतलब 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56, और आधा और आधा एक और हो जाएगा, मतलब 57 हो जाएगा। ये ए बी इज इक्वल हो जाएगा 57/√3, फिर √3 अपॉन में आ गया तो क्या कर देंगे रेशनलाइज फ्रॉम क्या कर दिया रेशनलाइज, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 57√3 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई √3, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल 57√3 डिवाइड बाई 3 से कट हो जाएगा ये 19 टाइम, कितने टाइम 19, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 19√3 मीटर। तो ये किसकी हाइट आई है, हाइट आई है, क्या आई है, ये क्या क्या पूछा था क्वेश्चन वाले ने, देखिए ये कितनी दूरी चल कर गया ये पूछा था ना, तो डिस्टेंस वॉक कवर्ड कितनी हो जाएगी, कवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 19√3, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर लेना इसको। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, 19√3 मीटर। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, यदि इसको भी 7th क्वेश्चन को भी लास्ट में कवर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो हो गया है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन भी कुछ अलग ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।